उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कुछ ऐसी प्रथा होती है, जब दूल्हा तैयार होकर के घुड़सवारी के लिए जब घर से निकलता है, पाठ होती है, उसके बाद फिर कुएं का पूजन होता है। कुएं का पूजन होता है तो पूरी प्रक्रियाएं हो जाती है। जब उसके बाद जो दूल्हे की माँ होती है वे कुएं में पैर लटका करके बैठ जाती है, कुछ इस तरीके से एक्टिंग करती है जैसे कि वो कहती है कि मैं जान देने वाली हूँ। तभी दूल्हा कहता है कि माँ ऐसा कुछ मत करो, मैं तुम्हारे लिए लाल बहू लेकर के आऊंगा। माँ जैसे ही ये बात सुनती है तब अपने बेटे को पुचकारती है, कहती है कि जा बेटा मेरे लिए लाल बहू लेकर के आना। कुछ इसी तरीके की प्रथा थी, कुछ इसी तरीके की कहानी थी। एक माँ ने अपने बेटे को कुछ इसी तरीके से कहते हुए विदा किया कि जा बेटा मेरे लिए लाल बहू लेकर के आना। बेटा यहां से निकलता है लाल बहू लेने के लिए, और जब वापस लौट करके आता है तो उसके साथ 7 लाशें होती है। उन 7 लाशों को देखने के बाद हर किसी के आंखों में आंसू थे। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इतना भयानक दृश्य, इतनी भयानक खौफनाक मंजर देखने को कैसे मिल सकता है। पता नहीं किसी की लापरवाही थी या फिर नीति का विधान था कि ऐसा ही होने वाला है। जो खुशी घर पर आने वाली थी, खुशी घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी होती है, और कहानी जब जहां जहां तक पहुंचती है तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर, और बिजनौर का ही ये सच्ची घटना है। हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे 74 की ये घटना होती है। इसके बीच में एक धामपुर जगह लगती है। 15 नवंबर 2024 की रात लगभग 2 बजे का आसपास का वाकया होता है। क्रेटा कार में सवार 2 लड़के होते हैं। एक लड़का का नाम होता है सोहेल अलवी और दूसरे का नाम होता है अमन। सोहेल अलवी और अमन जब अपनी क्रेटा कार में जा रहे होते हैं तो क्योंकि सुनसान रास्ता है, उस वक्त ज्यादा वाहन हाईवे पर थे ही नहीं। रोडवेज बस को वो कई बार हॉर्न भी देते हैं, लेकिन वो अपनी रफ्तार पर जा रही होती है, और इसी बीच में उनको लगता है क्यों ना इससे ओवरटेक कर करके आगे निकल जाया जाए। क्योंकि इसी बीच में वो अपनी कार, क्रेटा कार जो होती है, उसकी रफ्तार इतनी तेज बढ़ाई कि वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे कोई वाहन भी चल रहा होता। दरअसल आगे एक टेम्पू चल रहा होता। उस टेम्पू को, चलते हुए टेम्पू को पीछे से क्रेटा कार ने जो टक्कर मारी है, उससे ओवरटेक करते हुए उस टक्कर का किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। रोडवेज बस के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग थे, सभी के मुंह से आह की आवाज निकली, ये क्या हो गया। इसी बीच में क्रेटा कार से जैसे वो टेम्पू टकराता है, टकराने के बाद लगभग 50 मीटर दूर तक वह टेम्पू ऐसे ही लुढ़कता हुआ बहुत दूर तक पहुंच जाता है। उसके अंदर जितने भी मुसाफिर होते हैं वे सब के सब बीच में फंस जाते हैं। धमाका बहुत जोर का होता है। धमाका जो होता है क्रेटा कार में, उस धमाके की चपेट में भी आ जाती है। इसी बीच में जो राहगीर इधर उधर से गुजर रहे होते हैं जल्दी से रुकते हैं, और रुकने के बाद देखते हैं सबसे पहले उसकी नजर पहुंचती है क्रेटा कार में। क्रेटा कार के अंदर बैठे हुए दोनों लड़कों की जब नब्ज टटोली जाती है तो देखा जाता है घायल अवस्था में होते हैं। तुरंत ही 108 एम्बुलेंस को फोन किया जाता है, तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। हाईवे की जो पेट्रोलिंग पुलिस होती है वो भी मौके पर पहुंच जाती है। घटना स्थल पर सैकड़ों वाहन का जमघट लग जाता है। लोग देखने लग जाते हैं। दरअसल देखते क्या है, जो टेम्पू होता है, टेम्पू के अंदर दूल्हा बैठा हुआ होता है, दुल्हन बैठी हुई होती है, बाकी लोग बैठे हुए होते हैं। गिनती की जाती है तो उसके अंदर 7 लोग बैठे हुए होते हैं। सातों के सातों ने दम तोड़ चुका था। सातों के 7 लोग मर चुके होते। थोड़ी ही देर में ये घटनाक्रम सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगता है, तैरने लगता है, और जहां जहां तक ये घटनाक्रम की गूंज पहुंचती है लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है यूपी के बिजनौर का धामपुर का एक गांव लगता है तिवड़ी। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम खुर्शीद अंसारी होता है, जो कि दिल्ली में रह कर मजदूरी करता है, मेहनत करता है, कभी ठेला चलाता है तो कभी कबाड़ी का काम किया करता था। एक दिन उसकी मुलाकात हो जाती है दिल्ली में ही झारखंड प्रदेश के रहने वाले जिला मधेपुरा के गांव फरोहाबाद का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अलीमुद्दीन होता है, उससे मुलाकात हो जाती है। जब धीरे धीरे इनकी मुलाकात होती है, खुर्शीद अंसारी की, अलीमुद्दीन की, और इनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कुछ गहरी हो जाती है। इसके बाद इनके किसी न किसी फंक्शन में आना और जाना चलता रहता है। इसी बीच में जब वक्त आगे बढ़ जाता है तभी खुर्शीद अंसारी ने कहा कि उनकी 2 बेटियां हैं और 4 बेटे हैं। तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपनी किसी भी बच्ची से तुम्हारे घर में शादी करना चाहता हूं, क्योंकि ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो हमेशा हमेशा के लिए आना जाना चलता रहेगा, और फिर ये रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। कुछ इसी तरीके की इच्छा जाहिर की थी खुर्शीद अंसारी ने अलीमुद्दीन से, जो कि झारखंड प्रदेश के जिला मधेपुरा का जो थाना देवघर लगता है उसी का गांव लगता है परोहाबाद। ये विशाल के लिए कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो अपनी बेटे की, तुम्हारी बेटी यानी कि खुशी से शादी करना चाहता हूं। अगर कोई ऐतराज ना हो तो बस कर सकते हैं। ये साल 2023 में इस बात के लिए तैयारी हो जाती है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं। परिवार के बाकी लोगों की सहमति के बाद इन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है, और बात ये तय होती है कि जो विशाल होता है वो कहता है कि मैं बारात लेकर के झारखंड नहीं जाऊंगा, बल्कि मुझे दिल्ली ही आना है। अपनी बेटी को आप दिल्ली से विदा कर सकते हैं। जब बार बार विशाल इस बात को कह रहा होता है कि लोग, खासकर जो उस लड़की के नाना होते हैं जिसका नाम आलम होता है, वो कहते हैं कि हमारे भी अपने गाँव है, हमारे भी अपने लोग हैं,
हमारे भी रिश्तेदार है, हम भी जब दूसरों के बहन बेटियों के शादी में जाते हैं तो वो भी हमारे घर में आएंगे। अगर बेटी को दिल्ली से विदा किया तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, क्यों ना आप बारात लेकर के सीधा झारखंड आ जाओ, इस बहाने से आप झारखंड को भी देखने का मौका मिलेगा। जब ये वाली बात आती है तो तारीख तय हो जाती है, 13 नवंबर 2024 की तारीख तय हो जाती है। कहते हैं कि इस तारीख को निकाह करेंगे और आप आ जाना। परिवार बहुत ज्यादा सामान्य किस्म का होता है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, इसलिए उन्होंने तय किया कि हम लोग ज्यादा लोग नहीं आएंगे, बहुत ही मुख्तसर यानी कि कुछ चंद लोग आएंगे। और चंद लोगों में एक दूल्हा होता है जिसका नाम विशाल अहमद होता है और उसकी 25 साल की उम्र आसपास होती है। उसके अब्बू जिसका नाम खुर्शीद अंसारी होता है, जिनकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है। उनके मौसा यानी कि खालू होते हैं जिनका नाम मुमताज, जिनका उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है, यानी कि मौसी यानी कि खाला रूबीना उसकी नाम होती है और उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। हालांकि ये रहने वाले जो बिजनौर जिले का थाना हल्दौर लगता है और उसका गांव फारी लगता है, ये मूल निवासी तो फारी के होते हैं, इसकी जो खाला और खालू होते हैं बाकी ये रहने लगते हैं मुस्तफाबाद में और वहां पर पर्स सिलने वगैरह का काम किया करते थे, ये भी शामिल हो जाते हैं। साथ ही जो खलेरी बहन होती है, इसकी मौसे की लड़की जो होती है उसका नाम नुसरा होता है, उम्र उसकी लगभग 10 साल के आसपास होती है। महज ये 5 लोग घर से निकलते हैं और बहन को लेने के लिए चंद लोगों को जाना था। उसके बाद फिर वापस आकर के यहाँ पर दावते दलीमा का प्रोग्राम होता है, इसके रिसेप्शन की तैयारी चल रही होती है। बाकी सब लोगों से कहा जाता है कि आप रिसेप्शन की तैयारी करो और हम लोग चले। अब 13 तारीख को तय था निकाह होने का, इसलिए वो 10 तारीख को यानी कि 10 नवंबर 2024 को अपने गांव जो कि धामपुर के इलाके में लगता है वहां से निकलते हैं। वहां से निकलने के बाद तेजी से वो सीधा मुरादाबाद पहुंचते हैं और मुरादाबाद से वो सीधा ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन से सीधा झारखंड के मधेपुरा में पहुंच जाते हैं और वहां का भव्य स्वागत होता है, धूमधाम से शादी होती है, आसपास के लोगों को बुलाया जाता है। 13 नवंबर की जो तारीख होती है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद इनकी जो ट्रेन थी वापसी की वो 14 नवंबर 2024 की होती है। ट्रेन जब वहां से चलने की तैयारी होती है तो कई घंटे ट्रेन लेट हो जाती है। ट्रेन लेट हो जाती है तो ट्रेन को आना होता है जो 15 नवंबर 2024 की दोपहर लगभग 12 या 1 बजे के आसपास आना था, वो ट्रेन लगभग 10-11 घंटे लेट हो जाती है। इसलिए 15 नवंबर 2024 की रात लगभग 12 बजे के आसपास वो ट्रेन पहुंच जाती है यहां मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर। और उस वक्त स्टेशन पर दूल्हा दुल्हन साथ ही दूल्हे के पिता होते हैं और उनकी खाला खालू और साथ ही उसकी बहन होती है। कुल मिलाकर के ये अब पहले से यहाँ गए थे 5 लोग और जब वापस लौट करके आते हैं तो 6 होते हैं। जब इन्होंने मुरादाबाद से घर आने के लिए अपनी कोई वाहन अपनी कोई गाड़ी नहीं ली थी तो इसलिए इंतजार करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या इतने दूर के लिए कार करी जाएगी, इसलिए कोई ऐसा वाहन ढूंढ लेते हैं। और वाहन ढूंढा गया था टेम्पो, और टेम्पो के लिए लगातार वो खड़े हो जाते हैं, जो मुनासिब पैसे लेगा कम पैसे लेगा और उस कम पैसे वाले के साथ बैठ जाएंगे। और इसके लिए वो तैयार हो जाता है। एक अजब सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, अजब सिंह, जो कि मुरादाबाद के थाना काट का एक गांव लगता है कासमपुर, और वहां का रहने वाला होता है। 65 किलोमीटर के बारे में बताया जाता है कि हमारा गांव यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर के दूरी के आसपास है, तो क्या आप चलना चाहोगे? वो कहता है कि हम तो फिलहाल मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जैसे ई रिक्शा हो, टेम्पो हो, ये सब लोकल में घूमने के लिए होते हैं, लेकिन उससे कुछ ज्यादा पैसे लेने वाले होते हैं, शायद इसलिए उसने हाँ कर देता है। जब अजब सिंह अपने साथ दूल्हा दुल्हन सहित बाकी टोटल मिलाकर के 7 लोग होते हैं, उस टेम्पो में बैठ जाते हैं। टेम्पो अपनी रफ्तार, जो कि उसकी रफ्तार बताई जा रही थी 60 से भी कम उसकी रफ्तार बताई जा रही होती है, वो अपने आराम से चल रहा होता है, इत्मीनान से चल रहा होता है। बातचीत कर रहे थे, बीच बीच में घर से फोन भी आ रहे थे कि आप कहाँ पहुंचे, अभी कितनी दूरी पर हो जाए। और जैसे ही अपने गांव यानी कि तिवड़ी से 9 किलोमीटर दूरी के पहले वो पहुंचते हैं तो ये नेशनल हाईवे होता है, नेशनल हाईवे 74 होता है। इन बीच में पीछे से बहुत बेइंतहा तेजी की रफ्तार में बताया जा रहा है कि उसकी रफ्तार लगभग 150 से ज्यादा ऊपर हो चुकी होती है। और इसलिए जैसे ही उसने क्रेटा कार ने उस रोडवेज के बस को ओवरटेक किया, सामने जो टेम्पो होता है उस टेम्पो में जाकर के जोरदार टक्कर मार देती। इतनी भयानक, इतनी खौफनाक टक्कर होगी कि किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। इसी बीच में कुछ लोग बस में सो रहे होते हैं और कुछ लोग जग रहे होते हैं। इसी बीच में जब ये जोरदार टेम्पो के साथ इसका धमाका होता है, टेम्पो ऐसा ही लुढ़कता लुढ़कता बहुत दूर तक पहुंच जाता। उसके बीच में जितने लोग होते फंसे होते हैं। जब बीच में पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस मौके पर वारदात पर आ जाती है। और इसी बीच में क्रेटा कार में जो लोग घायल पड़े हुए होते हैं और जो ऑटो में लोग पड़े हुए होते हैं, दोनों तरफ के दोनों पक्षों के लोग घायल पड़े हुए होते हैं और उन घायल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। और जो भी लोग टेम्पो के अंदर बैठे हुए होते हैं वे लोग सभी लोग मर चुके होते हैं, शायद साथ ही उस टेम्पो के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। और इसलिए कटर मशीन के माध्यम से उस टेम्पो के अलग अलग हिस्से को काटा जाता है और उन मृतकों को बाहर निकाला जाता है। लाशों को बाहर निकाला जाता है। जब उनकी तलाशी ली जाती है तो तलाशी लेने के बाद पता चलता है कि
इनके जो आधार कार्ड होते हैं उस आधार कार्ड पर एक मरने वाला दूल्हा जिसका नाम विशाल होता है, उसके पिता खुर्शीद अंसारी होते हैं और उसकी मौसा जो होते हैं मुमताज, और जो रूबीना होती है जो उसकी मौसी होती है, बहन उसकी नुसरत होती है जो खलेरी बहन होती है, खुशी यानी कि उसकी जो दुल्हन होती है, अजब सिंह जो कि ड्राइवर होता है। जितने भी लोग उस टेम्पू के अंदर बैठे होते हैं सब के सब लोग मारे जा चुके होते हैं। और इस बात की खबर जब घर पहुंचती है तो घर वाले इंतजार कर रहे थे कि दुल्हन को आखिरकार मुंह दिखाई में क्या देना है। और अगले ही दिन दावते वलीमा होना था, प्रोग्राम होना था, रिसेप्शन होना था। आसपास की घर की महिलाएं थी, आसपास के जो रिश्तेदार होते हैं उन लोगों ने तय कर रखा था जब दुल्हन को देखने के लिए जाएंगे तो उसके मुंह दिखाई में ये देंगे। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम के पास दूल्हा और दुल्हन उसके परिवार के बाकी लोग पहुंचते हैं तो उन 7 लाशों की खबर सुनने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई कोई लोग कैसी कैसी किस्मत लेकर के आते हैं। 15 साल पुराने दिल्ली में जो दोस्ती होती है झारखंड के उस व्यक्ति से, उस दोस्ती की मिसाल बनाना चाहता था, रिश्तेदारी में बदलना चाहता था। वो नहीं जानता था कि ऐसा हो सकता है। हालांकि लड़के यानी कि दूल्हे को आभास हो चुका था, क्योंकि वो अपनी उस बारात को लेकर के झारखंड नहीं जाना चाहता था। वो चाहता था कि दिल्ली से ही बारात विदा हो जाए। लेकिन लड़की की नाना मजबूरी थी, क्योंकि लड़की अगर वहां से बिना विदा होकर के आती तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। समाज को देखने के लिए जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की थी, बाकी जो होता है बाकी अपने आप में बहुत बड़ा खौफनाक होता है। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई। उधर जब बात ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है तो वो इस मामले को ट्वीट करते हैं और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही भरोसा दिलाया जाता है कि परिवार की आर्थिक मदद भी की जाएगी जो भी संभव हो सकेगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को हताश करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि वो लड़का जो अपनी मां से कह करके निकला होता है कि मैं लाल बहू लेने के लिए जा रहा हूं, वो अब दुनिया में शायद कभी लौट करके वापस नहीं आएगा। जिस रूप में वो आया था और जहां पर लोग चले जाते हैं वहां से कोई लौट करके आता भी नहीं है।